Welcome to our healthy podcast. आज थोड़ा सा ब्रेक मिला आपको हमारे हेल्दी गपशप से जुड़ने के लिए। आपके कमेंट्स हमें मिलते रहते हैं और कई टॉपिक्स की गाइडेंस भी हमें मिलती रहती है जिसपे हम लाइक विस्तृत डिस्कशन कर सकें। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है एक ऐसा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारे ओवरऑल बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। सर्किट हाउस है वो। हम सांस जो ले रहे हैं, ऑक्सीजन का ओवरऑल बॉडी में सर्कुलेशन से लेकर जो शब्द हम बोलते हैं, इन सभी चीज़ों को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। और क्या होगा अगर ये हमारे ब्रेन में ही किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाए, तो ये कैसे हमें पता चले, क्या दिक्कतें इससे हमें हो सकती हैं। इससे रिलेटेड एक टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट जो आजकल बहुत ज़्यादा स्पाइक पे है, ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर के जो लक्षण होते हैं वो ज़्यादातर देखा गया है कि बहुत लेट पता चलता है कि इनको ब्रेन ट्यूमर है। अक्सर कई लोगों को सर में दर्द होता है या आंखों की रोशनी में कमी आ जाती है, तो हमें इसकी जांच जरूर कराना चाहिए क्योंकि ब्रेन बहुत क्रिटिकल ऑर्गन है हमारा। ब्रेन ट्यूमर के टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन के लिए हमने एक बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी को आज हमारे जो पॉडकास्ट है उसमें हमने इनवाइट किया है और वो हैं कैलाश हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर वरुण भार्गव। वेलकम डॉक्टर वरुण टू हेल्दी गपशप। हमारे पास कई समय से एक टॉपिक आ रहा था कि ब्रेन ट्यूमर पे कोई डिस्कशन होना चाहिए या ब्रेन से रिलेटेड किसी टॉपिक पे डिस्कशन होना चाहिए, तो हमने एक हर टॉपिक को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। सबसे पहला जो एक मोस्ट कॉमन टॉपिक है वो है ब्रेन ट्यूमर, जिसपे हम कुछ सवाल आपसे पूछेंगे और हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहेंगे उसके बारे में, कैसे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कब अप्रोच करें एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहला सवाल हम आपसे जो हमारा है वो है, ब्रेन ट्यूमर क्या है और कितने तरह के ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं लोगों को? देखिए, ब्रेन ट्यूमर जो है उसे, ये इंग्लिश का शब्द है, आम भाषा में इसे दिमाग की रसौली या दिमाग का ट्यूमर कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर अगर हम बांटे तो दो तरीके के में मुख्य रूप से हम बांट सकते हैं। एक तो ब्रेन ट्यूमर वो ट्यूमर या वो रसौली जो दिमाग से खुद से पैदा हो जाए, दिमाग के भीतर ही हो, उसे हम प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। और दूसरी जगह का कोई ट्यूमर है वो आकर के दिमाग में ट्यूमर कर दे, जिसे हम मेटास्टेटिक कहते हैं। जैसे कि फेफड़े का कैंसर है या किडनी का कैंसर है या लीवर का कैंसर है या एब्डोमेन का कैंसर है, ये सभी ब्रेन में जाकर के दूसरा ट्यूमर। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके के होते हैं और इनका फिर विभाजन करें हम तो दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है बिनाइन ट्यूमर, जो आम भाषा में क्या है, जो रसौली कैंसर नहीं होती है, और दूसरा होता है कैंसरस या मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये दोनों तरीके के ट्यूमर्स आमतौर पे विभाजित किए जाते हैं। जो ब्रेन ट्यूमर्स होता है वो आमतौर पे देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। उन्हें कुछ ऐसी साइंस आ रही होती हैं जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती हैं, तब जाके वो चेकअप कराते हैं। तो ऐसे क्या अर्ली साइंस हैं जिससे हमें थोड़ा सा डायग्नोस करना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, हो सकता है ये ब्रेन ट्यूमर? देखिए, पहली बात तो ये कि ब्रेन ट्यूमर किसी को भी हो सकता है। यानी अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, उसके कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद उसके भी ट्यूमर हो सकता है, और किसी भी उम्र में, यानी आप 100 साल के हो गए तो भी हो सकता है। अभी हमें रिसेंट एग्जांपल मिला, जिमी कार्टर साहब की डेथ हुई, उनके लिवर के अंदर मेलेनोमा था, जब वो 90 साल के थे तब डायग्नोस हुआ, और उसके बाद उस ट्रीटमेंट के बाद वो 100 साल तक जिए। तो पहला ट्यूमर तो उनके लिवर में ही आया और उसके बाद ब्रेन में। अब जहाँ तक बच्चों की बात, छोटा बच्चा तो आपको बतला नहीं पाएगा कि कौन सा उसमें सिर दर्द हुआ या नहीं हुआ। तो यदि उसके उल्टियाँ होती हैं, भूख नहीं लगती है, आपको पता चल रहा है कि उसको आँख में रोशनी की समस्या आ रही है या कोई समस्या ऐसी आ रही है कि उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो आप डॉक्टर को दिखलाएं। वो विभिन्न परीक्षण से ये पता कर पाएगा कि उसमें ब्रेन का ट्यूमर है या नहीं है।
बच्चा तो नहीं बतला पाएगा, थोड़ा बड़ा बच्चा होगा तो वो कुछ सिम्टम्स को बतला पाएगा, या उसका चलना धीरे धीरे कम हो रहा है, या उसकी एक्टिविटीज़ उतनी नहीं हो पा रही हैं, तो उस केस में आपको डॉक्टर को दिखलाना है। जहाँ तक बड़े व्यक्ति की बात है, बड़े व्यक्ति के आमतौर पे जो है वो सिर दर्द, जिसे लोग गोली खा करके समझ लेते हैं कि ठीक हो जाएगा और आराम भी मिलता है उनको, और लंबे समय तक फिर वो कोई जांच नहीं कराते या डॉक्टर के पास नहीं जाते। उल्टी आना, आंखों से दिखना कम होना, दौरा आ जाना, सुनने में कमी आ जाना, उनको मेमोरी का लॉस होना, या चीज़ों को लैंग्वेज को समझ नहीं पाना, या लिखने में समस्या आ जाना, या पढ़ने में समस्या आ जाना, ये सभी सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर में होते हैं। तो आपके यदि किसी भी प्रकार के ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको 2 मिनट का सीटी स्कैन होता है और उसमें पकड़ में आ जाता है, जिसमें कोई ना आपको दवा लगानी होती है ना कुछ करना होता है। 2 मिनट लेते हैं आप और हमें डायग्नोसिस मिल जाता है बड़े केसेस। कुछ केसेस में हमें एमआरआई भी करना पड़ता है। तो आप यदि डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगे इन सिम्टम्स में आने से या समस्या आने पे, तो हमें देरी हो जाती है। स्वयं जैसे आजकल हिंदुस्तान में देखा है कि वो दुकान पे जा कर के एक दवा ले लेते हैं जिसमें कोई डॉक्टर नहीं होता, और फार्मासिस्ट वो दवा दे देता है और उससे कुछ समय का रिलीफ मिल जाता है। तो जब तक समस्या बढ़ नहीं जाती है, या कभी आप आँख का नंबर बदलवाते रहते हैं लेकिन डॉक्टर को नहीं दिखलाते, ऑप्टोमेट्रिस्ट तक जाते हैं, तो कई बार वो हम लेट हमारे पास में, और हिंदुस्तान में आमतौर पर मरीज लेट ही आता है डॉक्टर्स में, ऐसा बहुत कम होता है कि वो जल्दी पकड़ में आ जाए। जैसा कि आपने बोला कि ब्रेन ट्यूमर किसी को भी हो सकता है, तो बेशक बच्चे तो नहीं बता सकते, लेकिन जैसे जो बड़े हैं वो ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स होते होंगे जिनसे ब्रेन ट्यूमर लेटर ऑन डेवलप हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि कुछ ब्रेन ट्यूमर जेनेटिक भी होते हैं, जैसे जिसको न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है, जिसमें शरीर के ऊपर कुछ कुछ मस्से टाइप से बने हुए दिख जाते हैं बाहर, उसके अंदर सीपी एंगल का ट्यूमर हो जाता है, तो उनको हमारे को स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। इसी तरह दूसरा ट्यूबरस स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी होती है जिसमें हो सकता है, तो ये तो जेनेटिक होता है, ये बीमारी है तो आपको चेक कराना चाहिए ब्रेन को भी। उसके अलावा बीमारी होने का कारण जो होता है, जो हमें अभी पता है, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन, बार बार सीटी स्कैन कराना, उनके कारण। लेकिन अधिकतर ट्यूमर बिना किसी कारण के होते हैं, तो जब तक उनके सिम्टम्स नहीं आते तब तक हम उनके डायग्नोसिस की तरफ हम नहीं जाते हैं, यानी हम किसी तरीके का स्कैन नहीं कराते। लेकिन यदि सिम्टम्स आने चालू हो गए, वार्निंग साइन आ गए, तो इसका मतलब लाल बत्ती जल गई है, आप तुरंत जाइए। और अगर वो जल्दी में पकड़ा में आ गया तो आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं उसके इलाज से। तो जो इसकी डायग्नोसिस होती है हॉस्पिटल्स में, वो मतलब क्या प्रोसेस होता है, क्या टेक्नोलॉजी होता है जो हम मतलब व्यूअर्स को बता सकें? कई लोग ब्रेन ट्यूमर सुन के डर जाते हैं कि अभी कैसे पता चलेगा, कैसे सर्जरी होगी, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस आप बता सकते? देखिए, पहली बात तो जब ब्रेन ट्यूमर आपको पता भी चल जाए तो घबराने की बात नहीं होती। बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर होते हैं जो एकदम से सही हो जाते हैं। जैसे मतलब मैंने बताया कि यदि ब्रेन ट्यूमर जैसे मेनिंजियोमा है, जो लगभग 20% होता है, इनको हम कई तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। जरूरी नहीं हर केस में हमारे को सर्जरी ही करनी पड़े। कुछ ट्यूमर्स को हम बहुत छोटा पकड़ लेते हैं, और आज के दिन में हमारे पास में स्टेरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी है जो एक मिसनोमर है, उसमें सर्जरी नहीं की जाती, सिर्फ हाई डोज ऑफ रेडिएशन से उनको खत्म कर दिया जाता है, जिसके अंदर हमारे पास में एक्स नाइफ है, गामा नाइफ है, प्रोटॉन नाइफ है। तो इनके द्वारा उनको तुरंत छोटे छोटे उनको ऑपरेशन के बिना भी समाप्त किया जा सकता है। कुछ ट्यूमर्स होते हैं जैसे पिट्यूटरी के ट्यूमर हैं जो हार्मोन से होते हैं, उसमें हम कुछ दवा देते हैं जिससे ट्यूमर वो सिकुड़ जाता है और ख़त्म भी हो जाता है। बाकी जो ट्यूमर्स होते हैं उन ट्यूमर्स में सर्जरी की जाती है। सर्जरी 2 तरीके की होती है, एक तो ये कि टोटल रिसेक्शन कर दिया जाए, जैसे कोई बिनाइन ट्यूमर है जो कैंसर नहीं है उसको पूरा निकाल दिया जाता है,
और कुछ में हम साइटो रिडक्शन कर पाते हैं, जैसे पूरे ब्रेन में फैला हुआ है तो उसमें हम ट्यूमर का जितना हिस्सा हो सकता है उसे निकाल लें। ट्यूमर की सर्जरी बहुत ही सेफ है। आज के दिन में हमारे पास में ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम उसे सेफली कर सकते हैं। बेनाइन ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो बेनाइन ट्यूमर है इसमें कैंसरस सेल नहीं होते, इसलिए धीरे धीरे बढ़ता है। और जब बेनाइन ट्यूमर को निकाल दिया जाता है तो उसके बाद ये दोबारा होने के चांस नहीं होते और उसमें किसी प्रकार की रेडियो कीमोथेरेपी की आमतौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो कैंसरस ट्यूमर है अगर वो हाई ग्रेड का है तो उसमें हमें कई बार रेडियो कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसकी रिकरेंस हो सकती है, वो आगे बढ़ सकता है। तो बेनाइन ट्यूमर होना अगर होता है तो मरीज के अगर उस ट्यूमर को निकाल दिया जाए तो मरीज 100% उसका क्योर हो जाता है, यानी उसे उसके बाद इलाज की आमतौर पर ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि मैलिग्नेंट में कुछ समय ज़रूरत पड़ती है, जब तक वो कैंसर फ्री नहीं हो जाए, रिकरेंस ख़त्म नहीं हो जाए, तब तक उसको इलाज की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक मैं अभी डिस्कशन में बतला रहा था कि हम जब ट्यूमर को निकालते हैं तो हमारे पास में न्यूरो नेविगेशन सिस्टम होता है। उस नेविगेशन सिस्टम में हम लगातार ये देख सकते हैं कि हम ट्यूमर के किस स्थान पे, नॉर्मल जो टिश्यू है ब्रेन का उसे 100% बचा सकते हैं, इसलिए ब्रेन में किसी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं आती है। इसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम ब्रेन को बचा सकते हैं, जैसे इंट्रा ऑपरेटिव MRI है, इंट्रा ऑपरेटिव CT स्कैन है, इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड है। तो इनके द्वारा भी हम सिर्फ ट्यूमर को ही टच करते हैं, उसके आसपास नहीं जाते। और कुछ ट्यूमर्स जो बड़े होते हैं जिसमें हमारे को नॉर्मल टिश्यू शुरू में नहीं दिखता है, तो पहले हम ट्यूमर के भीतर चले जाते हैं और भीतर जाकर के पहले ट्यूमर का काफ़ी हिस्सा निकाल लेते हैं, जिससे ट्यूमर थोड़ा छोटा हो जाता है और उसके बाद नॉर्मल टिश्यू देख करके हम निकालते हैं। तो उसमें किसी प्रकार की डेफिशिएंसी आमतौर पे नहीं आती है, क्योंकि नई टेक्निक्स है। और उसके बाद में मरीज बहुत सारे केसेस में कुछ ही घंटों के बाद में अपना दैनिक दिनचर्या कर पाते हैं। तो लाइक अगर मैं बात करूं कि पोस्ट सर्जरी जो आपकी रिकवरी है तो वो कितना टाइम लग जाता है अगर सर्जरी हुई है तो? देखिए, डिपेंड करता है हमारे पास पेशेंट किस स्थिति में आया। कई बार हमारे पास ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट जो है वो आते ही वेंटिलेटर पे चला जाता है, वेंटिलेटर पे आता है, सांस उसकी बंद हो गई होती है। तो उस समय हम जब ऑपरेट करते हैं तो रिकवरी में समय लगता है। लेकिन कई मरीज हमारे पास जल्दी आ जाते हैं, समय से आ जाते हैं, छोटा ट्यूमर होता है, उसे निकाल देने के बाद में तो वो कुछ ही घंटों के बाद में अपना नॉर्मल, जब वो एनेस्थीसिया से बाहर आ जाते हैं तो अपना नॉर्मल कार्य कर पाते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी से भी ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव होता है? देखिए, रेडिएशन थेरेपी 2 तरीके की होती है। यदि कैंसर है, जैसे मेटास्टेटिक कैंसर, वो सारे ब्रेन में चला गया तो उसमें रिकरेंस होने का चांस होता है, तो उसमें होल ब्रेन रेडिएशन देना पड़ता है और मेन रेडिएशन उस जगह पे दिया जाता है जहाँ पे ट्यूमर था या और उसके आसपास हिस्से में, ताकि ट्यूमर रिकर नहीं करे। लेकिन जब ट्यूमर लोकलाइज्ड होता है, एक ही जगह पे होता है, तो हम सब मिलीमीटर लेवल पे उसी जगह पे हाई डोज में रेडिएशन दे देते हैं, जिसे हम स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन कहते हैं। पहले कई सारे ट्यूमर्स ऐसे होते थे जो रेडिएशन को रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। हार्ड ट्यूमर होते थे, वो रेडिएशन को रिस्पॉन्ड नहीं करते। लेकिन अब हमारे पास में प्रोटॉन नाइफ भी आ गया है और प्रोटॉन नाइफ से बहुत सारे जो ट्यूमर्स पहले रिस्पॉन्ड नहीं करते थे गामा नाइफ को, वो प्रोटॉन नाइफ को अब, क्योंकि वो दूसरी तरीके की पार्टिकल रेडिएशन है, उसे रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। तो उसके सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उसका ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा है। अच्छा, ओके। ब्रेन ट्यूमर के रिसर्च में क्या एडवांसमेंट्स आई हैं जो थोड़ा सा जो क्योर है उसको और एफिशिएंट बना रही है?
देखिए, मैंने पहले बताया कि आपकी जो रेडियोलॉजी है, जैसे जिस समय हम लोगों ने न्यूरोसर्जरी करनी चालू करी थी, तो रेडियोलॉजी बहुत प्रिमिटिव थी। एक सीटी स्कैन हुआ करता था, वो भी कम जगह उपलब्ध था, बहुत कम जगह था। हम लोग न्यूमोसिफ्लोग्राम, वेंटिकुलोग्राम और उसके बाद में हम एक एंजियोग्राफी किया करते थे, जिससे हम ट्यूमर को देखते थे। आज के दिन में हम हर स्थान पर ही लगभग एमआरआई है, उसमें भी कई एडवांसमेंट हो गए। जैसे फंक्शनल एमआरआई है, जिसमें हम पता कर लेते हैं कि किस जगह पे नॉर्मल टिश्यूज़ है। एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिससे हम टिश्यू का पता कर लेते हैं कि ये कैंसरस है, नॉन कैंसर, ये किस टाइप का टिश्यू है। इसके अलावा डिफ्यूजन स्टडीज़ हैं, जिसके अंदर उसमें वाटर फ्लो और ब्रेन फ्लो का पता लग जाता है कि किस स्थान पे है, तो हमें पहले से पता हो कि क्या है। इसके अलावा पॉजिट्रॉन इमिशन, पेट स्कैन, टोमोग्राफी है, जो हमारे हॉस्पिटल में भी उपलब्ध है। इनसे हमारे को ये पता लग जाता है वो ट्यूमर कितना एक्टिव है, तो हम पहले से उसे प्लान कर सकते हैं। पहली चीज़ तो है कि डायग्नोसिस के अंदर क्या एडवांसमेंट हो रही है। दूसरा, मैंने जैसे बताया कि ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास में स्टीरियोटैक्टिक रेडियोसर्जरीज आ गई हैं, और उसके अलावा जो ट्यूमर है वो प्रिसाइजली छोटे से चीरे से, बहुत कम मिनिमल से ब्लड लॉस में हम ट्यूमर को सही जगह से निकाल पाते हैं। क्योंकि पहले हमारे पास नेविगेशन सिस्टम नहीं होता था, तो हम लोग अंदाजे से कि कितना हमारे को 5 सेंटीमीटर इधर जाना है या उधर जाना है, नाप करके लेफ्ट और राइट साइड में किधर जाना है, और वहाँ से हम ट्यूमर को खोजते थे। कई ट्यूमर्स होते हैं जो ब्रेन टिश्यू से सेपरेबल नहीं होती, यानी ब्रेन टिश्यू भी वैसा लगता है ट्यूमर में, एस्ट्रोसाइटोमास में ऐसा होता है। लेकिन नेविगेशन सिस्टम से हमें, क्योंकि इमेजिंग को हमने उसमें लोड कर रखा है, तो हमें पता चल जाता है हम सही जगह पे और सही ट्यूमर को ही निकाल रहे हैं। फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर भी आजकल आईसीयूज इतने अच्छे हैं कि हर चीज़ को हम लगातार मॉनिटर कर सकते हैं, और उस केयर की वजह से भी मॉर्बिडिटी, मोर्टलिटी, इसके अलावा कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है। मैंने अभी एग्जांपल दिया जिमी कार्टर साहब का, जो मेलेनोमा से 9 साल यानी 90 साल की उम्र में उनको डायग्नोस हुआ और 100 साल तक ट्यूमर फ्री वो जिए। तो बहुत ऐसे एग्जांपल हैं। हमारे भी पेशेंट्स बहुत ऐसे हैं जो मेरे पास पिछले 15-16 साल पहले ऑपरेशन कराया और अभी भी आते हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। डॉक्टर साहब, सिर्फ मैं आपको दिखलाने आ गया, बाकी मेरे को कोई परेशानी नहीं है। उनका मैंने ब्रेन कैंसर ऑपरेट किया हुआ होता है। तो इस तरीके का एडवांसमेंट इसमें आ गया है। जैसा पुराना था, यानी 30-40 साल पहले ये सोच थी भी एक बार ब्रेन का कैंसर डायग्नोस हो गया, या आपने चलचित्रों में भी देखा होगा इसको तो ब्रेन कैंसर है, और उसके बाद में बस ये तो जा रहा है। आज के दिन में मेरे पास में यहीं पर ही मतलब 15-20 साल से ऑपरेट हुए पेशेंट आराम से आते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया और प्रॉपरली उनको मैनेज किया, तो वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं, अपना कार्य करते हैं। क्या ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के थ्रू भी कोई स्कोप है? जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी है वो कुछ ट्यूमर्स में हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। जैसे हमारे को मेनिंजियोमा होता है, या दूसरे ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिनके अंदर हमारे उनका ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। तो यदि हम ऑपरेट करें, जैसे हम पुराने ज़माने में मेनिंजियोमा ऑपरेट करते थे, हमें 6-7 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी। इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट पहले से ही उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है उसके अंदर कुछ छल्ले डाल करके, कुछ फोम डाल करके उसकी ब्लड सप्लाई को वो कम कर देता है, ख़त्म कर देता है, जो ट्यूमर स्पेसिफिक है। और ट्यूमर स्पेसिफिक ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाने के बाद में हम उसे 7 दिन के बाद ऑपरेट करते हैं, तो हमें एक ब्लड फ्री फील्ड मिल जाती है। तो वो हमारे को हेल्प होती है कि वो हम ट्यूमर को आसानी से निकाल सकें। जो ट्यूमर्स हाईली वेस्कुलर, यानी जिसमें ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और ऑपरेट करने में ब्लीडिंग के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, वहाँ पे हमारे को इंटरवेंशन रेडियोलॉजी फ़ायदेमंद होती है। लेकिन हमारी कुछ ऐसी बीमारियां ब्रेन की, जैसे AVM है या उस है, तो उनको ऑपरेट करने की जगह इंटरवेंशन से ही हम ब्लॉक कर पाते हैं। ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं जो लोगों में हैं, जिसके कारण कई लोग ट्रीटमेंट को डिले करते हैं। वो मिथ्स हम आपसे आज उसको अनवील करना चाहेंगे थोड़ा।
जो सबसे पहला मिथ है जो ऑलरेडी कुछ सवालों में भी डिस्क्लोज हो गया होगा कि जो ब्रेन ट्यूमर है वो बहुत क्रिटिकल है और देयर आर चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी, इसके पीछे क्या है? देखिए, ये हर ब्रेन ट्यूमर के लिए नहीं है ये बात। आ, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में पकड़ लिया, और आज के दिन में इतने लोगों के सीटी स्कैन होते हैं, हम काफ़ी लोगों को अर्ली स्टेज में देख लेते हैं। बिनाइन ट्यूमर तो 100% निकल जाता है। कुछ परसेंटेज ऐसी होती है कि जिसके अंदर पेशेंट हमारे पास आता ही बेहोश है और ट्यूमर चारों तरफ फैल गया होता है। उन केसेस में हमें थोड़ी डिफिकल्टी लगती है, लेकिन हम उनको भी मैनेज कर लेते हैं। कुछ लोगों के डर के कारण, सिर्फ डर की ब्रेन ट्यूमर है, वो डॉक्टर के पास आते ही, यानी न्यूरोसर्जन्स के पास नहीं आते। क्योंकि न्यूरोसर्जन एक नाम ऐसा, उसे लगता है तो ब्रेन की सर्जरी कर देगा, लेकिन न्यूरोसर्जन एक डॉक्टर है, वो एक न्यूरोलॉजिस्ट भी है, वो न्यूरोलॉजी ब्रेन की समझता है, एक वो सर्जन भी है और एक वो डॉक्टर भी है। तो वो आपको टोटली मैनेज करता है कि किस तरीके से करना है, किस रास्ते पे जाना है और क्या क्या ऑल्टरनेटिव है। वो एक सर्जरी के अलावा दूसरे ऑल्टरनेटिव भी आपको देता है। तो एक तो पहली बात, घबराए नहीं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि कई लोग, मैंने कहा तुम्हारे को ये ट्यूमर डायग्नोस हुआ था, उसके बाद न्यूरोसर्जन से तुमने पिछले 5 साल से क्यों नहीं कंसल्ट किया? साहब, हमें सर्जरी से डर लगता था, हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही रहे, बस दवाइयाँ, तो दवाइयों से तो वो ट्यूमर जाने वाला नहीं था, उसे निकाल देते तुम्हें अच्छी ज़िंदगी मिल जाती। कुछ लोग एलोपैथी के पास ही नहीं जाते। ट्यूमर डायग्नोस हो गया साहब, हमने प्राकृतिक चिकित्सा ली, उनके भी कुछ है रोल, लेकिन वो सब सर्जरी के बाद है। या होम्योपैथी या आयुर्वेद में हम चले गए और वो फिर केस कई बार हमारे पास बहुत बिगड़े हुए आते हैं, एंड स्टेज में आते हैं, क्योंकि कभी कभी वो इलाज ऐसा भी दे देते हैं जिसकी वजह से हमारे को परेशानियां बढ़ जाती हैं। जैसे कुछ औषधियाँ होती हैं जो किडनी और लीवर को भी खराब कर सकती हैं, वो अगर ब्रेन ट्यूमर में दे दी जाए तो हम लोग उसे फिर मैनेज करना हमारे लिए थोड़ी समस्या आ जाती है। तो एक और मिथ है इससे जुड़ा हुआ कि जैसे आया था कि एक कोई हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि लाइक उनको शाम में दिखना बहुत कम हो जाता है, सर में हमेशा दर्द रहता है, तो क्या उनको ब्रेन ट्यूमर के शिकायत लेके ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या सिर्फ ये उनकी आंखों की परेशानी हो सकती है? देखिए, कुछ समस्याएं होती है जिसमें शाम को आपके सिर में दर्द हो जाता है, लेकिन वो आमतौर पे बिनाइन समस्या होती है जो स्ट्रेस की वजह से होता है, सारे दिन की दौड़ भाग है उससे हो जाती है। जो ब्रेन ट्यूमर का केस होता है उसका टिपिकल हिस्ट्री ये होती है कि वो सुबह के समय में, यानी सुबह 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच उनका हेडेक बढ़ जाता है। उसका कारण ये होता है कि जब हम स्लीप देते हैं, सोते हैं, तो हमारे सांस की गति धीमे हो जाती है और उसके कारण कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बढ़ने से हमारा ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाता है। तो उस कारण से सुबह सुबह का जो हेडेक है वो ज़्यादा खतरनाक होता है शाम के हेडेक से। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। और ब्रेन ट्यूमर जिनको डायग्नोस हो गया है पेशेंट्स को, अगर उनको किसी कोई और भी हेल्थ कंडीशन है, एनी से फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है या कोई हार्ट के पेशेंट्स हैं, तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है ट्रीटमेंट? देखिए, यदि उनको डायबिटीज़ है तो क्योंकि उनके इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम शुगर को आमतौर पे इंजेक्शन से कंट्रोल करते हैं, दवाइयों से नहीं। तो ड्यूरिंग सर्जरी हम इंजेक्शन से कंट्रोल करके ऑपरेट कर देते हैं। यदि उनके हार्ट की कोई कंडीशन है और उन्होंने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो पहले हम उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद हम सर्जरी का करते हैं। या अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते और सर्जरी अर्जेंट है, तो जो जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए वो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट वो प्रिकॉशन देते हैं, वो दवाइयाँ देते हैं और फिर हम ऑपरेट करते हैं। फिर फाइनली जो बाद में अगर वो इलाज देर से भी किया जा सकता है तो हम उसको करवाते हैं। हम कई जगह ऐसे आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं, कई पेरेंट्स का ये सवाल रहा है कि जितने ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, उसके रेडिएशन से भी ब्रेन ट्यूमर होता है, तो क्या ऐसा है? देखिए, ये शोध का विषय है। बहुत सारे हज़ारों लाखों पेपर्स आए हुए हैं कि शायद मोबाइल फ़ोन की रेडिएशन से, लेकिन मोबाइल फ़ोन के अंदर जो रेडिएशन है
उस रेडिएशन को काफ़ी हद तक जो अच्छे फ़ोन है उन्होंने कम किया हुआ है। तो चांसेस होते हैं लेकिन कम होते हैं। लेकिन जैसे सीटी स्कैन है, कई बार मेरे पास मरीज आता है, भर्ती होता है आईसीयू में, साहब इसका सीटी स्कैन करवा लो, आज भी करा लो, कल भी करा लो। तो सीटी स्कैन एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन या डॉक्टर को डिसाइड करना होता है कि कब उसको ज़रूरत है, क्योंकि सीटी स्कैन का रेडिएशन भी ब्रेन ट्यूमर कर सकता है। तो वो सेफ़ नहीं है। एमआरआई तो सेफ़ है, एमआरआई से कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं होता, लेकिन कई केसेस में हम एमआरआई कर नहीं पाते क्योंकि मरीज़ की कंडीशन इतनी ख़राब होती है, वो इतनी सारी दवाइयाँ होता है। सीटी स्कैन तो बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, वो हम लगभग सब मरीज में कर पाते हैं। लेकिन बार बार सीटी स्कैन कराना, और कुछ लोगों को सिर्फ यही होता है कि मतलब जरा ब्रेन चेक कराने के लिए मैंने सीटी, यदि आपको ज़रूरत है तो ही कराएं, क्योंकि सीटी स्कैन में एक्सरे रेडिएशंस होते हैं, तो उससे बचें। और वो ट्यूमर का कॉज भी हो सकते हैं, यानी उसी की वजह से भी ट्यूमर 2 साल 5 साल बाद हो सकता है अगर ज़्यादा बार आपने सीटी स्कैन कराया तो। ऐसे क्या 5 साइंस हैं, 3 to 5 साइंस हैं जिससे हमें एज अ पेशेंट पता चल जाना चाहिए कि आई शुड गो टू अ न्यूरोलॉजिस्ट और अ न्यूरोसर्जन? देखिए 5 साइन में सबसे पहला साइन तो हेडेक है, दूसरा वॉमिटिंग है, तीसरा फिट्स या सीजर्स है, चौथा आपकी मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, इसमें कमी आना है, और बोलने और देखने में अगर समस्या आ रही है, और किसी तरफ पैरालिसिस हो जाए। तो ये मेजर चीज़ें हैं। माइनर चीज़ें तो डॉक्टर ही देखेगा, कोई सी नर्व की पालसी है नहीं है तो वो डॉक्टर ही देख पाएगा। लेकिन ये 5-6 चीज़ें हैं जो आप स्वयं भी पता करने पे आप उसमें डॉक्टर के पास जाएं और डायग्नोसिस के लिए अगर वो कर लेता है तो आपकी ज़िंदगी नॉर्मल हो सकती है। थैंक यू डॉक्टर वरुण, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हमें ब्रेन ट्यूमर के बारे में। और एक आपसे हम टिप चाहेंगे, क्योंकि आप न्यूरो साइंसेस से कनेक्टेड हैं, क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं, सर्दियों का मौसम है, तो ब्रेन हेल्थ के लिए कुछ ऐसे टिप्स आप दीजिए जो हमारे व्यूअर्स जिनको फॉलो करें, बच्चों से लेके यंगस्टर्स एंड एवरीवन। देखिए इस समय जो सर्दी के कारण है, ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के भी बढ़ जाते हैं, दोनों के ही बढ़ते हैं, इनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप इसमें कोई कोताही नहीं बरतें कि आप ढक कर के सारे बदन को रखें, बाहर निकले तो, और ठंड से बचाव रखें। तो और खाने पीने पे भी ध्यान दें। इस समय पे लोग खाने पीने में बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें ले लेते हैं, जिस कारण हार्ट और ब्रेन दोनों के स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ भी आपकी बढ़ जाती है क्योंकि आपकी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो एक्टिव रहिए, वॉक करिए और खाने पीने का ध्यान रखिए। इसके अलावा ठंडी हवा से बचिए। तो आई होप आपको आज का पॉडकास्ट आपने बिल्कुल ध्यान से सुना होगा। ये आपके ब्रेन के हेल्थ के लिए था, सिर्फ ब्रेन ट्यूमर की बात नहीं थी, ये ओवरऑल आपके ब्रेन हेल्थ के बारे में था। अगर आपको किसी जानने वाले को, किसी बुजुर्ग को, किसी बच्चे को, किसी यंगस्टर्स को अगर ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ है तो उसे डिले बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था, आपका ब्रेन ही है जो आपकी ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है। तो इसीलिए आप आपके रिलेटिव हैं या फ्रेंड्स हैं, उनको आप ज़रूर सजेस्ट करें कि डॉक्टर को जल्दी से जल्दी दिखाएं। हो सकता है कि वो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है वो ना भी हो, तो चांस ना लें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे पॉडकास्ट हम रेगुलर डाल रहे हैं उनको ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो ये वाइटल इन्फॉर्मेशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन।